Hello everyone, welcome to all of you once again in this continuous session of your photosynthesis. Okay, I hope all of you are doing well and with this continuous session clear. So as such आप लोगों को पता ही है कि जो भी 5 सेशंस अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, 5 जो वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए हैं ये पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसमें हमने मेजोरिटी ऑफ कंटेंट जो है, मेजोरिटी ऑफ यू कैन कॉल सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, उसमें कुछ रिमेनिंग पार्ट्स है. These are from the dark reactions. Okay, means के dark reactions की जो भी हमने mechanisms पढ़ी थी last time, that mechanisms were C3 and C4 pathway. लेकिन इनिशियली जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था उसका, तो मैंने आपको बताया था कि डार्क रिएक्शन ऑल्सो कंटेन सम इंटरमीडिएट रिएक्शंस. ओके, उसके बाद मैंने बताया था कि सम फैक्टर्स आर देयर, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है उस पर अफेक्ट करने वाले हैं. तो वो भी हम लोग आज समझने वाले हैं, देखने वाले हैं. एंड थर्ड थिंग मैंने आपको इन बिटवीन बताई थी जब लेक्चर्स ऑनगोइंग थे, तो एक चीज मैंने बताई थी ब्लैकमैन. ओके, ब्लैकमैन लिमिटिंग फैक्टर लॉ. ओके, तो वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने ऐसे कौन से लिमिटिंग फैक्टर्स के लॉस निकाले थे या फिर ऐसा कौन सा रिसर्च किया था जिसके बेसिस पे उन्होंने बताया था कि हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन सिर्फ लाइट में ना होके डार्क रिएक्शन भी होती है, मतलब एट नाइट भी रिएक्शंस चलती है. ओके, तो आई होप कि आप लोग कंटिन्यू हो ये सब लेक्चर्स के साथ, सेशंस के साथ, और अपकमिंग जो भी रहेगा वो आप लोग मतलब अच्छे से ग्रैब कर पाओगे, कैप्चर कर पाओगे. ओके, सो लेट कंटिन्यू विद दिस. इट्स 6 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है. इट मींस इट्स अ कंटिन्यूअस सेशन फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ डार्क रिएक्शन. चलो तो चलते हैं यहाँ पे. ओके, सो एज सच डिस्कस जस्ट नाउ, मैंने बताया आपको कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एट द एंड ऑफ सेशन, मैंने बताया था कि C3 और C4 पाथवे, ओके, ये दोनों जो पाथवे है उसको कनेक्ट करने वाला एक तीसरा पाथवे होता है, और उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था. एंड दैट पाथवे वाज क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. इट वाज अ क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म. उसको मैंने कैम पाथवे बताया, कैम पाथवे. ओके, शॉर्ट फॉर्म है उसका. तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज होने वाली है जहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, जहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी और जहां पे एसिड का फॉर्मेशन होने वाला है, एसिड जो है वो बनने वाला है. ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, इतना देख के समझ में आ रहा है. अभी क्रेसुलेशन जो है वो थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा मतलब अभी प्रोटेक्टेड फॉर्म में रखते हैं, उसको ओपन करेंगे, है ना. चलो तो वन बाय वन इसको समझने का ट्राई करते हैं. हर एक स्टेटमेंट, हर एक चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है उसका बहुत डीप मीनिंग होने वाला है यहाँ पे, तो हर एक को अच्छे से समझने का ट्राई हम लोग करेंगे. फर्स्ट व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर, इट्स अ डबल फिक्सेशन ऑफ CO2. ओके, डबल फिक्सेशन ऑफ CO2. जैसे ही ये देखोगे सबके माइंड में स्ट्राइक होने वाला है कि हाँ, डबल फिक्सेशन ऑफ CO2 हुआ था C3 और C4 पाथवे में. इट मींस कि जब हमने सिर्फ C4 पाथवे पढ़ा था तो C4 पाथवे में फर्स्ट CO2 फिक्सेशन हुआ था, वही पाथवे जब कंटिन्यू हुआ था तो दूसरी बार CO2 रिलीज हुआ था और उसका फिक्सेशन हुआ था C3 पाथवे में. इट मींस के C4 में एक बार और C3 में एक बार. इट मींस के जो मैंने बताया ना इनिशियली आपको कि इट्स अ रिएक्शन दैट परफॉर्म्स इंटरमीडिएट पार्ट बिटवीन C4 एंड C3 पाथवे. तो C4 में एक बार CO2 का फिक्सेशन होना, C3 में एक बार CO2 का फिक्सेशन होना. ओके, दैट्स व्हाई इट्स अ डबल फिक्सेशन ऑफ CO2. ये पूरा हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, लेकिन इतना आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट, okay, Opuntia is there, agave, aloe, sedum. Okay, these are the different plants. We'll call them as the xerophytes or succulents. इसको हम लोग xerophyte और succulents plants कहते हैं बिकॉज के ये प्लांट्स जो होते हैं वो ड्राई एरिया में होते हैं, जहां पे डेजर्ट एरिया वगैरह होता है. इट मीन्स कि जहां पे वाटर कंटेंट बहुत कम है, वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत कम है. ओके, मतलब आपको थोड़ा सा क्लिक हो रहा होगा कि ये जो प्लांट्स है इसके अंदर अगर ये रिएक्शंस हो रही है, इट मींस कि दिस केम रिएक्शन लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ वाटर. ओके, यहां पे जो भी एसिड मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होने वाली है वहां से क्या होने वाला है कि जो भी प्लांट बॉडी है वो वाटर को प्रिवेंट करके, प्रोटेक्ट करके रखेगा, जिससे ज्यादा वाटर लॉस ना हो और उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी सही से चल पाए. क्लियर? चलो, तो ये ऐसा कुछ यहां पे हमको दिखने वाला है डेफिनेटली. क्लियर? नेक्स्ट, दिस अकर्स इन मेसोफिल सेल. डेफिनेटली कहां पे दिखने वाला है? मेसोफिल सेल में ही दिखेगा. ये पूरी रिएक्शन जो दिखने वाली है मेसोफिल सेल में ही दिखने वाली है. ओके, जैसे हमने C4 पाथवे पढ़ा था जो आधा मेसोफिल और आधा बंडल स्टिच सेल में होता है, बट ये जो पाथवे है इट्स अ इंटरमीडिएट पाथवे, स्टिल इट अकर्स ओनली इन योर मेसोफिल सेल्स. ठीक है, ये थोड़े से छोटे छोटे पॉइंट्स जो यहां पे दिखाए ना, अच्छे से क्लियर माइंड में सेट रखो, बिकॉज इसके ऊपर कई बार एंट्रेंस लेवल पे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने की प्रोबेबिलिटीज भी है. क्लियर? नेक्स्ट, इट्स अ डायूर्नल डीएसिडिफिकेशन एंड एसिडिफिकेशन. ओके, एट नाइट. तो यहां पे क्या दिखा है कि यहां पे दो रिएक्शन हो रही है, जैसे हमने बता दिया क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे.
ओके, सो क्रैसुलेशन का मीनिंग क्या हो रहा है कि यहां पे दो रिएक्शन होने वाली है। क्रैसुलेशन मींस क्या, इसका मीनिंग है दो रिएक्शन होने वाली है, अल्टरनेट और रिवर्सल यू कैन कॉल। ओके, मतलब नाइट में अगर एसिडिफिकेशन हो रहा है, नाइट में अगर एसिडिफिकेशन हो रहा है मींस एसिड अगर बन रहा है, तो डे में डी एसिडिफिकेशन होगा, मतलब एसिड से दूसरा कोई प्रोडक्ट बनेगा, फिर से वही प्रोडक्ट से रात को एसिड बनेगा, फिर से एसिड से वही दूसरा कोई प्रोडक्ट बनेगा दिन में। मतलब कंटिन्यूअस बेस्ड पे ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूअस घूमने वाली है। मींस नाइट में एसिडिफिकेशन और दिन में डी एसिडिफिकेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होने वाले हैं, चलने वाले हैं। ओके, और ये रिएक्शन जो होने वाली है इट्स अ इंटरमीडिएट रिएक्शन बिटवीन C3 एंड C4 पाथवे, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लियर, तो ये थोड़ा सा आपको समझ के रखना है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू कंजर्व वाटर एज यूजुअली, जस्ट मैंने आपको बताया कि यहां पे अगर ये ज़ेरोफाइट्स में दिखता है, अगर ये सक्यूलेंट्स प्लांट्स में दिखता है, तो डेफिनेटली ये जो रिएक्शन है इट हेल्प्स टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के काम में आएगी, प्रोटेक्ट करने को काम में आएगी। ओके, तो जब भी हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, तो समझना है कि वाटर कैसे कंजर्व हो रहा है, वाटर कैसे बच रहा है यहां पे, वो भी इंपॉर्टेंट है समझना, है ना। तो चलो यहां पे एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जंप करते हैं। ओके, तो ये जो दोनों डायग्राम है उसको ध्यान से देखो। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा स्लाइड हो जाता हूँ जो आपको दिखे इससे। ओके, एक जो है इट्स एसिडिफिकेशन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स एसिडिफिकेशन रिएक्शन, और वो जो लिखा है इट्स टी एसिडिफिकेशन रिएक्शन, वहां पे मैंने दिखाया हुआ है, आप लोग सब देख सकते हो। ओके, तो एक चीज यहां पे दिख रही है कि एसिडिफिकेशन रिएक्शन है जो वो नाइट में हो रही है, और डी एसिडिफिकेशन रिएक्शन जो है वो डे में हो रही है। ठीक है, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया एज इट इज वैसा ही है। क्लियर, तो एक चीज यहां पे थोड़ी सी अल्टर्ड है, जो हम लोग नॉर्मल बेसिस पे पढ़ते हैं, नॉर्मल बेसिस पे कोई भी C3 और C4 प्लांट्स की रिगार्डिंग, के स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा जो है वो डे में ओपन होते हैं और नाइट में क्लोज होते हैं। स्टोमाटा डे में ओपन होते हैं और नाइट में क्लोज होते हैं, लेकिन इन दिस केस यहां पे क्या हो रहा है, केस पूरा उल्टा है। इन द केस ऑफ सक्यूलेंट प्लांट्स और ज़ेरोफाइट्स, ओके, नाइट में स्टोमाटा ओपन होगा, जैसे यहां पे देखो स्टोमाटा ओपन दिखाया, यहां पे इट्स स्टोमाटा जो नाइट में ओपन है, और डे में स्टोमाटा जो है वो क्लोज रहने वाला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यू कैन कॉल मैकेनिज्म है जो आपको समझना है। क्लियर, तो पहले हम लोग एसिडिफिकेशन में देखते हैं कि भैया यहां पे क्या प्रोसेस हो रही है, देखना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। ओके, इसका नेट रिएक्शन भी दिया है तो वो भी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सो नाइट के अंदर यहां पे स्टोमाटा जो है वो ओपन होता है, और जैसे ही नाइट में स्टोमाटा ओपन रहेगा, ओके, एनवायरमेंटल CO2 जो है वो अंदर आने वाला है। कहां जाने वाला है? ये जो एनवायरमेंटल CO2 है वो मैसोविल सेल के अंदर एंटर कर जाएगा इस तरीके से। ओके, और उसके बाद रिएक्शंस क्या चलने वाली है, जैसे ही एनवायरमेंटल CO2 अंदर एंटर कर गया, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में PEP जो है, फॉस्फोएनल पाइरुवेट। अब PEP क्या है आपको बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, इट्स अ फर्स्ट यू कैन कॉल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने वाले जो कंपाउंड है C4 साइकिल के अंदर, इट्स अ फॉस्फोएनल पाइरुवेट, जो एनवायरमेंटल CO2 को नाइट में कैप्चर करेगा। ओके, और क्या फॉर्म करेगा, इट विल क्रिएट ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इट विल क्रिएट योर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था मेरे कि C3 साइकिल को C3 क्यों कहते हैं और C4 को C4 क्यों कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि C3 साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो होता है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ओके, वैसे ही C4 साइकिल के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है, इट्स अ 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, एंड दैट इज योर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था इफ यू रिमेंबर। ओके, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जैसे ही बनता है वो उसका कन्वर्जन करेगा मेलेट के अंदर, इट विल कन्वर्ट इनटू मेलेट। ओके, ये पूरी रिएक्शन चल रही है नाइट के अंदर। ओके, नाइट को रिएक्शन चल रही है जब स्टोमाटा ओपन है। ओके, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से जब मेलेट बनता है तो यहां पे क्या हो रहा है, दिस कंटेन्स, ओके, NADH का यूज होकर NAD+ यहां पे बनने वाला है। आप लोग इजीली देख पा रहे हो, यहां पे समझ पा रहे हो। ओके, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। मेलेट जो होता है वो मेलिक एसिड के फॉर्म में वैक्यूल्स में जाके स्टोर हो जाता है। ओके, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मेलेट बनेगा, और मेलेट से जब मेलिक एसिड बनेगा तो इट विल गेट स्टोर इनटू वैक्यूल, ओके, तो रात को वैक्यूल में मेलिक एसिड जाके स्टोर हो जाएगा। इतना हमको समझ में यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर इट्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे देखो मैंने स्टार्च बताया है, और स्टार्च में जो भी है यू कैन कॉल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन होने के बाद PEP बनेगा, जो हम लोग ऑलरेडी आई थिंक पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, उसको हम लोग समझने वाले, पढ़ने वाले इन अपकमिंग चैप्टर्स लाइक रेस्पिरेशन। क्लियर,
दूसरा अभी यहाँ पे आता है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा ये वाला पार्ट। दूसरा यहाँ पे जंप कर दें। ओके, सो इट्स अ डे। डे में क्या होता है, स्टोमाटा गेट क्लोज। देखो यहाँ पे स्टोमाटा क्लोज है। ओके, तो स्टोमाटा अगर क्लोज है तो CO2 अंदर एंट्री नहीं कर पाएगा और H2O बाहर नहीं जा पाएगा। देखो H2O अगर बाहर नहीं जा पा रहा है, इट मीन्स के यहाँ पे H2O का कंजर्वेशन हो रहा है। मीन्स के दिन में सक्यूलेंट्स और ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स जो मैंने बताया, ओके, वो क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर परफॉर्मिंग, व्हाट दे आर डूइंग, कि H2O जो है उसका कंजर्वेशन कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, बिकॉज के डे में यहाँ पे स्टोमाटा जो है वो क्लोज रहने वाला है। ठीक है, और CO2 को भी एब्सॉर्ब वो नहीं कर पाएगा दिन में। तो अगर वो CO2 को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा तो क्या होने वाला है कि जो भी यहाँ पे एसिडिफिकेशन रिएक्शन हो रही है नाइट में, इट मीन्स के जब मैलिक एसिड यहाँ पे नाइट में बन रहा है, टोटली इससे उल्टी और रिवर्स कंडीशन यहां पे दिखने वाली है, बिकॉज डे में स्टोमाटा क्लोज है, CO2 अंदर नहीं आ सकता है। तो जो भी मैलिक एसिड वैक्यूल के अंदर स्टोर था वो अभी मैलेट में कन्वर्ट होगा और मैलेट से पाइरुवेट बनेगा। मतलब वो रिएक्शन का टोटली यहां पे उल्टा रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन दिखने वाला है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग कि नाइट में एसिडिफिकेशन रिएक्शन होता है और डे में यहां पे डी एसिडिफिकेशन रिएक्शन दिखने वाला है। ठीक है, और जब यहां पे डे में डी एसिडिफिकेशन रिएक्शन दिखेगा और मेलेट से जब पाइरुवेट बनेगा, सो इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस विल हैव कि CO2 का रिलीज होगा और ये CO2 जाने वाला है डेफिनेटली कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है जो आपको दिख रहा है C4 और C3 साइकिल के बीच में, जो नाइट में भी होता है और डे में भी होता है। नाइट में हो रहा है एसिडिफिकेशन, डे में हो रहा है डी एसिडिफिकेशन। नाइट में एसिडिफिकेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज CO2 अंदर एंटर कर सक रहा है। ओके, और डे में क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज वहां पे स्टोमाटा क्लोज है तो CO2 एंटर नहीं कर सकता है। तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। क्लियर, तो इसको अच्छे से पढ़ो, कहीं पे आपको लगे डायग्राम ड्रॉ कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो एक एक लाइन को। ठीक है, जैसे भी आपको लगे। क्लियर, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट इसका हम लोग देखने वाले हैं पूरा का पूरा नेट रिएक्शन। जैसे हम लोग हर बार देखते हैं, C3 में देखा, C4 में देखा, फोटो रेस्पिरेशन में देखा कि नेट रिएक्शंस क्या होती है। मतलब जो भी बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स साइकिल चली, उसका एक नॉर्मल नेट रिएक्शन होता है, ओवरऑल रिएक्शन जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं एसिडिफिकेशन और डी एसिडिफिकेशन, दोनों रिएक्शंस मैंने यहाँ पे दिखाई है। ओके, एसिडिफिकेशन जो आपने पहले देखा जो एट नाइट होता है, डी एसिडिफिकेशन जो एट डे होता है। ओके, तो यहां पे देखो PEP का यूज करके क्या बन रहा है, ऑक्जेलो एसिडिक एसिड, जो हमने वहां पे डिस्कस करा था इसके पहले की प्रीवियस स्लाइड में। ऑक्जेलो एसिडिक एसिड से फाइनली क्या बनने वाला है, मैलिक एसिड बनेगा। और ये मैलिक एसिड स्टोर हुआ था हमारा कहां पे, वैक्यूल के अंदर। कहां हुआ था स्टोर, वैक्यूल के अंदर। क्लियर, तो ये हो गया उसका नेट रिएक्शन। सेम एज इट इज यहां पे डी एसिडिफिकेशन में क्या होगा कि जो मैलिक एसिड स्टोर था वैक्यूल में रात में, वो दिन में अभी क्या हो गया, उसका मैलिक एसिड एंजाइम का यूज करके उसका कन्वर्जन हो गया पाइरुवेट के अंदर। और जब पाइरुवेट बना तो साथ में CO2 भी रिलीज आउट हुआ, जो कि C3 साइकिल में काम लगा था। ठीक है ना, तो ये हम लोग पढ़ पाए, देख पाए हैं, समझ पाए हैं। क्लियर, अब जो मैंने ब्लैक से यहां पे नोटिफाई किया है, दिस आर दी एंजाइम्स। ओके, जो ब्लैक कलर से लिखा हो, दिस आर दी एंजाइम्स। अब PEP कार्बोक्सिलेज और डिहाइड्रोजनेस एंजाइम आपके लिए नए नहीं है, बिकॉज के यही एंजाइम सेम रिएक्शंस में यूज हुए थे इन C4 साइकिल। ठीक है, तो C4 को जब देखोगे तो कंपेरेटिव मोड पे आपको दिखेगा कि दिस रिएक्शंस आर नॉट न्यू फॉर दिस पर्टिकुलर पाथवे। ओके, दिस आर ओल्ड वन, बिकॉज के C3 और C4 के बीच में हो रही है पाथवे। क्लियर, सो दिस व्हाट यू हैव नेट रिएक्शन फॉर दिस एसिडिफिकेशन एंड दिस फॉर डी एसिडिफिकेशन। क्लियर, तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, जो कि मैंने बताया था कि ऐसा हमने पूरा मैकेनिज्म तो पढ़ लिया। ओके, फोटोसिंथेसिस क्या है समझ लिया, रॉ मटेरियल्स क्या यूज होने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग जो डिफरेंट कंसेप्ट साइंटिस्ट ने दिए थे वो समझ लिए, अलग अलग कंडीशन समझ ली। ओके, उसका डार्क रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिया, लाइट रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिया, इंटरमीडिएट रिएक्शन पढ़ ली। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि ये सब चीजें प्रॉपर मैनर में कब चलने वाली है, ये सब चीजें प्रॉपर मैनर में चलेगी जबकि उसके ऊपर अफेक्ट करने वाले फैक्टर जो है वो सही रहेंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ क्या, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे जो यहाँ पे अफेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर कोई नॉइस आ रहा है बाहर से, ओके, टेम्परेचर बढ़ गया या फिर कोई हेल्थ कंडीशन हो गई, तो दिस आर द फैक्टर अफेक्टिंग टुवर्ड्स माय परफॉर्मेंस फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। ओके, तो एज इट इज सेम टू सेम फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है वो हम लोग ने एक ऑप्टिमल रेंज में पढ़ लिया, लेकिन उस पर अफेक्ट करने वाले बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक तो कम होता है, एक तो
ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन कौन से फैक्टर्स है। चलो फर्स्ट विल गो विथ लाइट। ओके, यहां पे कुछ चीज दिखाई मैंने। ओके, लाइट डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। जितने भी लोग कनेक्टेड है या पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस, सब लोग बताएंगे कि अगर लाइट का इंटेंसिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। एग्री विद दिस, एकदम परफेक्ट है। लेकिन वो भी एक पॉइंट तक बढ़ता है, उसको हम बोलते हैं लाइट सैचुरेशन पॉइंट। ओके, मतलब क्या, लाइट का इंटेंसिटी बढ़ने के साथ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, बट अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसके बाद जो है मैक्सिमम लाइट इंटेंसिटी पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो सेम रहेगा, स्टेशनरी फॉर्म में रहेगा। ओके, सो विल कॉल इट अ लाइट सैचुरेशन पॉइंट। ओके, ऊपर जो दिखा इट्स अ LCP, इट्स अ लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। ओके, लाइट कंपेंसेशन पॉइंट क्या होता है कि इट्स अ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये लाइट की एक ऐसी इंटेंसिटी है, इतनी कम इंटेंसिटी है जहां पे स्टोमाटा के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहे हैं, मतलब कि CO2 अंदर जा रहा है और O2 बाहर निकल रहा है, वो ब्लॉक हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। अगर स्टोमाटा ओपन है फिर भी, स्टोमाटा ओपन है फिर भी CO2 अंदर नहीं जाएगा, O2 बाहर नहीं आएगा। एक ऐसी पॉइंट, एक ऐसी इंटेंसिटी है लाइट की, विल कॉल इट इज अ लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। ओके, तो ये दोनों को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज के जब भी इफ सपोज के कोई साइंटिस्ट है, कोई ऑथर है, ओके, उसको एक पर्टिकुलर प्लांट यहां पे खड़ा उसका स्टडी करना है कि भाई उसके अंदर C3 साइकिल कैसे हो रही है, कितने रेट पे हो रही है, C4 कितना हो रहा है, क्लोरोफिल कंटेंट कितना है, कैसा है, तो उसको ये सब स्टडी करने के साथ ये भी स्टडी करना पड़ेगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो कितना है। ओके, उसको पूरे दिन में 24 आवर्स में कितना एक्सपोजर मिल रहा है सनलाइट का, और तब लाइट की इंटेंसिटी कितनी है वो भी उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, लाइट इट बी, तो C3 के लिए इतना लाइट चाहिए, नॉर्मली परसेंटेज में उसको दिखाया गया है, तो 50 to 70% चाहिए 100% से, और C4 प्लांट को जितना ज्यादा मिले उतना कम है, मतलब 200% दिखा दिया उसको, जितना मिले उतना कम है ना। चलो नेक्स्ट टू दिस, टेम्परेचर विल डेफिनेटली अफेक्ट। ओके, टेम्परेचर में आपको बताऊं बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि दिन में, डे में जब सनलाइट होती है तो टेम्परेचर ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है, ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। मींस क्या, लाइट फेस के अंदर टेम्परेचर का अफेक्ट बहुत ही लो, बहुत ही कम रहेगा। बट जब डार्क फेस आएगा, C3 साइकिल और C4 साइकिल आएगी, तो वहां पे टेम्परेचर डेफिनेटली अफेक्ट करने ही वाला है। ओके, और वो कैसे अफेक्ट करेगा, C3 के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर है 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दैट फॉर C4 30 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये उसके ऑप्टिमल रेंज के टेम्परेचर हो गए। ओके, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, साइंटिस्ट का ऐसा बोलना है कि मिनिमम से ऑप्टिमल रेंज तक, फॉर एग्जाम्पल मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड को मिनिमम पकड़ लूं और यहां पे 25 को ऑप्टिमल पकड़ लूं, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गेट डबल आउट। ओके, यहां पे दिखाए देखो कि हर मिनिमम से जब ऑप्टिमल तक बढ़ेगा, तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो डबल होता जाएगा। ओके, और ऑप्टिमल के बाद भी वो थोड़ा सा बढ़ेगा और फिर वो स्टेशनरी फेस दिखाएगा, मतलब वो स्टेबल रहेगा। ओके, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? तो दिस व्हाट वी हैव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट विल गो विथ दिस CO2। ओके, तो CO2 ऐसे स्पेशली सबको पता है कि CO2 की क्वांटिटी बहुत ही कम रिक्वायर्ड है। ऐसा एनवायरमेंट में भी CO2 बहुत ही कम है, 0.04% है, तो उसमें से भी बहुत कम रिक्वायरमेंट होता है CO2 को फोटोसिंथेसिस के परफॉर्म करने के लिए। ओके, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पे अगर 0.05% तक CO2 अगर बढ़ता है तो रेट उसका इंक्रीज होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 0.1% के ऊपर, उसके ऊपर अगर CO2 का परसेंटेज बढ़ता है तो रेट उसका हो जाएगा डिक्रीज, फोटोसिंथेसिस का रेट हो जाएगा डिक्रीज। मतलब 0.05 से 0.1% तक रेट होगा इंक्रीज और उसके बाद होगा डिक्लाइन फेज में। ओके, जैसा हमने लाइट कंपेंसेशन पॉइंट देखा था, एग्जैक्टली वैसे ही यहां पे होगा CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट मींस इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, जबकि CO2 जो है वो स्टोमेटा के अंदर जाना बंद हो जाएगा, इतना कम कॉन्सेंट्रेशन। ओके, एनवायरमेंट के अंदर CO2 का इतना कम कॉन्सेंट्रेशन होना, जबकि वो स्टोमाटा अगर ओपन भी है फिर भी उसके अंदर नहीं जा पाएगा, एंटर नहीं कर पाएगा। विल कॉल दैट पॉइंट एज अ, दैट concentration of CO2 will call it as a CCP, it's a कार्बन डाइऑक्साइड कंपेंसेशन पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट वाटर, स्पेशली हमने डिस्कस करा ही था जब पढ़ा था रॉ मटेरियल यूज फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मैंने जैसे आपको कैलकुलेशन करके बताया था कि अगर 100 ml ऑफ वाटर जमीन से एब्सॉर्ब कर रहा है प्लांट, 100 ml,
तो उसमें से सिर्फ 1 ml भी नहीं, 1 ml से भी कम क्वांटिटी में का वाटर जो है वो यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर? तो यहां पे देखो लेस देन 1% जो है वाटर यूज होने वाला है। उसमें भी अगर एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन हो रहा है, देखो ट्रांसपिरेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, सब लोग जानते हैं, इट्स अ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है? तो अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा है, पेड़ में से वाटर का लॉस अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा? अगर ऐसा लॉस ज्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली पेड़ क्या करेगा? ऑटोमेटिकली उसके स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, और अगर उसने उसके स्टोमेटा को क्लोज कर दिया तो CO2 जो अंदर एंटर करने वाला है मेसोफिल सेल्वोमर वो नहीं करेगा। तो डेफिनेटली कि अगर एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन होगा तो क्या होगा? रेट गेट डिक्रीज। ओके, रेट क्या होगा? फोटोसिंथेसिस का डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज के ट्रांसपिरेशन बढ़ा, स्टोमेटा गेट क्लोज, CO2 एंटर नहीं हो पाएगा, तो रेट उसका कम होने वाला है। ठीक है ना? चलो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑक्सीजन का स्मॉल क्वांटिटी ही चाहिए, सब लोग जानते हैं, बिकॉज के ऑक्सीजन आउटपुट में एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, इनपुट में ऑक्सीजन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टिल स्मॉल क्वांटिटी में रहेगा तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है? कई बार क्या होता है, जैसे मैंने बताया, हमने पढ़ा था फोटो रेस्पिरेशन, याद है अगर आपको? तो फोटो रेस्पिरेशन का फंडा क्या बोलता है कि एनवायरमेंट के अंदर अगर CO2 की जगह पे O2 का मैक्सिमम है कॉन्सेंट्रेशन, एनवायरमेंट है, एक पेड़ खड़ा है, उसके आजू बाजू के एनवायरमेंट में CO2 के बदले O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो प्लांट वो टाइम पे क्या करता है? इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीजनेस। उसमें जो रूबिस्को एंजाइम है, इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीजनेस, हो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है इंस्टेड ऑफ योर CO2। ओके, और वो टाइम पे फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। क्लियर? तो ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी है, तो एज इट इज वही यहां पे दिखाया कि क्लोरोफिल का ऑक्सीडेशन करेगा। अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया तो क्या होगा कि हमारे जो इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल पिगमेंट है उसको ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देगा, जिससे वो क्लोरोफिल पिगमेंट उसकी इफेक्ट नहीं शो कर सकते, अच्छे से फंक्शनेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, वारबर्ग इफेक्ट यहां पे लिखा हुआ है। वारबर्ग इफेक्ट क्या होता है कि बिकॉज ऑफ मोर और एक्सटेंड क्वांटिटी ऑफ योर O2 इन एनवायरमेंट, ओके, फोटोसिंथेसिस का रेट कम होना। ओके, वो रेट कम होने के अलग अलग रीजन है, जैसे मैंने एक बताया फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है, जैसे मैंने दूसरा बताया कि क्लोरोफिल पिगमेंट का ऑक्सीडेशन हो सकता है। मतलब कि अगर ऑक्सीजन का एनवायरमेंट में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इट डेफिनेटली रिजल्ट्स इन डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? तो यहां पे आप दिख रहा है, इट्स विल कॉल इट अ वारबर्ग इफेक्ट, उसको बोलते हैं अपन वारबर्ग इफेक्ट। ओके, तो CO2, वाटर, ऑक्सीजन, अब तक जो भी हमने देखे, लाइट, टेम्परेचर, CO2, वाटर, ऑक्सीजन, दीज आर दी एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो एक्सटर्नल फैक्टर है अफेक्ट कर रहे हैं किसको? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। ऐसे ही कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जिसपे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेट वी हैव लुक ऑन दिस। ओके, तो उसमें 3 दिए हैं मैंने, क्लोरोफिल कंटेंट, एज ऑफ लीफ एंड लीफ एनाटॉमी। ठीक है? ये बहुत ही सिंपल से फैक्टर जो अफेक्ट करने वाले हैं, बट इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लोरोफिल कंटेंट डेफिनेटली सब लोग बता पाएंगे, छोटा बच्चा बता देगा कि अगर क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्पेशली कैसा होता है कि जो सन बेस्ड प्लांट है, सन बेस्ड मतलब क्या? जो फ्लावरिंग दिखाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली, उसमें क्लोरोफिल का कंटेंट कम रहेगा तो चलेगा। लेकिन जो डार्क बेस्ड प्लांट है, मतलब जो फ्लावरिंग दिखाते हैं एट नाइट, ओके, उसके अंदर क्लोरोफिल का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? एज यूजुअली क्लोरोफिल के 4 पिगमेंट्स है और सबका अलग अलग ये होता है कंटेंट लेवल, लेकिन आपको बता दो जो यूनिवर्सल है क्लोरोफिल ए, उसका कंटेंट तो ज्यादा ही होना चाहिए एनी हाउ कंडीशन, बिकॉज इट्स अ रिएक्शन सेंटर। ठीक है ना? हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, एज ऑफ लीफ। एज ऑफ लीफ का बहुत ही सिंपल फंडा है कि अगर यंग से मैच्योरिटी की तरफ फेज में अगर कोई लीफ है, ओके, कोई लीफ अगर ग्रो कर रहा है, मतलब यंग फेज से मैच्योरिटी की फेज में, तो वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गेट हाई रहेगा डेफिनेटली। और मैच्योरिटी से लेके अगर सेनेसेंस फेज में आ रहा है, मतलब कि ओल्ड एजिंग फेज में अगर लीफ आ रहा है, तो वहां पे उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रहेगा लो। ओके, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है जो कोई भी आसानी से लॉजिकली बता सकता है। नेक्स्ट, लीफ एनाटॉमी। ओके, लीफ एनाटॉमी में मैंने बताया था क्रेन्स एनाटॉमी, जो C4 प्लांट्स दिखाते हैं। तो अगर किसी प्लांट का क्रेन्स एनाटॉमी है तो उसमें अच्छा इफिशियंसी रहेगा किसका? फोटोसिंथेसिस का अच्छा रहेगा रेट। क्लियर? एंड ऑल्सो दिस लीफ एनाटॉमी इन्फ्लुएंसेस अदर फैक्टर्स टू। ओके, वो दूसरे फैक्टर्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं।
जैसे CO2 का फिक्सेशन करना, ऑक्सीजन को रिलीज करना, वाटर का अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करना, एंजाइम्स का एक्टिविटी दिखाना, ये सब चीज़ों पे भी इन्फ्लुएंस करते हैं। बट स्टिल अगर कोई पेड़ है और उसके लीफ में क्रेन्स एनाटोमी है तो डेफिनेटली 100% उसका जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्लियर? सो दीज आर द वेरियस एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड एट लास्ट विल डिस्कस ऑन द रिमेनिंग टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, एंड दैट टॉपिक व्हाट आई हैव टेकन ओवर हियर इज इट्स अ ब्लैकमैन रिएक्शन। ओके, इट्स अ ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जब हमने डार्क फेज स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि डार्क फेज का इन्वेंशन जो है या फिर डिस्कवरी जो है ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने करा था। क्यों? क्योंकि वो ब्लैकमैन उसका नाम है। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल्स किए थे, कुछ इन्वेंशंस खुद किए थे। ओके, और उसके बाद जो बाकी के साइंटिस्ट थे जैसे डॉक्टर केल्विन, उन्होंने फर्दर में उसका वर्क लेके और काम करना स्टार्ट किया। लेकिन इनिशियली ब्लैकमैन नाम के साइंटिस्ट ने क्या वर्क किया था? उन्होंने ऐसा क्या वर्क किया था जिससे प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हमको उन्होंने प्रोवाइड करके दिया। ओके, तो वो थोड़ा सा हम लोग देखने का ट्राई करते हैं। ओके, उन्होंने जो भी वर्क किया था वो यहां पे दिखाया हुआ है। ये पूरा जो आप अगर देखोगे ना ग्राफ अच्छे से, तो विल फाइंड, यू विल लॉजिकली अप्लाई कि भाई उन्होंने क्या वर्क करा था। ओके, एक्स एक्सिस पे आप लोग देख सकते हो कि इट्स अ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फूड कैंडल। ओके, नॉर्मल जो कैंडल होती है फूड कैंडल, उसके बेस पे उन्होंने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को लिया है। ओके, तो एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिया 500 से लेके 2500 तक। क्लियर? वाई एक्सिस पे उन्होंने लिया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अभी ये दोनों का कंपैरिजन उन्होंने किया है। ओके, तो आपको मैं बता दूं, उनको जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो उनको अलग अलग फैक्टर्स मिलते गए, लिमिटिंग फैक्टर्स। जैसे मैंने बताया ना कि सम फैक्टर्स आर देयर जो कि अप्लाई होने वाले हैं किसके ऊपर? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो वैसे ही इन्होंने भी कुछ फैक्टर्स ढूंढे थे, तभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज। अगर ये ढूंढते नहीं तो पढ़ते क्या हम लोग? समझ में आता क्या? बिल्कुल नहीं आता। ओके, तो उसको समझना तो पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट केस में ऐसा किया कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रखा और टेम्परेचर जो है उसको भी उन्होंने नॉर्मल मतलब एक ऑप्टिमल रेंज पे रखा होगा, कोई भी व्हाटएवर। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन एक ऑप्टिमल रेंज पे है और टेम्परेचर एक ऑप्टिमल रेंज पे है, और उन्होंने लाइट की इंटेंसिटी जो है वो जीरो कर दी। लाइट की इंटेंसिटी जो है जीरो कर दी। ठीक है, तो यहां पे तीसरा है कि भाई लाइट जो है वो उन्होंने जीरो इंटेंसिटी कर दी। ये टाइम पे उनको क्या दिखा कि भाई यहां पे कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, यहां पे कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सही है, टेम्परेचर ऑप्टिमल रेंज पे है, लेकिन लाइट जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, ये उनको पता चला। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? यही कंडीशन को आगे बढ़ा के उन्होंने लाइट जो है उसको इंक्रीज करा, मतलब लाइट की इंटेंसिटी को उन्होंने इंक्रीज किया। ओके, तो जैसे ही उन्होंने लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। देखो यहां पे दिख रहा है, यहां तक इंक्रीज हुआ। ओके, लेकिन वो भी ज्यादा काम नहीं कर पाया, ज्यादा नहीं चल पाया, वो भी ज्यादा नहीं चल पाया। ठीक है, तो उन्होंने तब क्या बोल दिया कि भाई लाइट, उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट उनका क्या दिया था पता है? कि लाइट इज योर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। मींस के अगर मैं दोनों को कांस्टेंट रखूं और लाइट को बढ़ाऊं तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। लेकिन ये भी फेल गया। क्यों फेल गया? क्योंकि लाइट बढ़ाने के बाद भी फोटोसिंथेसिस एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ पाया, उसके बाद फिर से उन्हें कांस्टेंट हो गया रेट फोटोसिंथेसिस का। क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो अब उनके माइंड में है कि अब क्या करना चाहिए? नेक्स्ट टू दिस व्हाट वी नीड टू डू इज, ओके, तो यहां पे देखो उन्होंने इनसफिशिएंट CO2 लिया दूसरी कंडीशन में। ओके, ये हो गई पहली कंडीशन जहां पे उन्होंने लाइट को एज अ लिमिटिंग फैक्टर बताया। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में उन्होंने क्या किया? मैं इसको थोड़ा सा निकाल देता हूं तो आपको नेक्स्ट कंडीशन अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि भाई लाइट की इंटेंसिटी उतनी ही रखी जितनी थी। ओके, तो लाइट को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा, और CO2 का लेवल जो है वो बहुत ही गिरा दिया, उसको इनसफिशिएंट कर दिया। क्या कर दिया? उसको इनसफिशिएंट कर दिया। ओके, तो जैसे ही CO2 को इनसफिशिएंट किया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां पे कांस्टेंट आने लगा। क्या आने लगा? यहां पे कांस्टेंट आने लगा। ठीक है, अब उन्होंने ये देखा कि यार CO2 की वजह से भी यहां तक दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने क्या करा कि CO2 का लेवल फिर से कर लिया इंक्रीज। क्या कर लिया उन्होंने? इंक्रीज कर लिया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने इनसफिशिएंट CO2 से एक्सेस CO2 पे जंप किया, फिर से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस यहां पे बढ़ने लगा। फिर से क्या हो गया? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ने लगा। तब उन्होंने क्या बोला कि भाई CO2 इज ऑल्सो अ
लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लेकिन ये भी ज्यादा देर तक चल नहीं पाया, ज्यादा काम नहीं कर पाया। यहां पे भी देखो एक लेवल तक आगे फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया यहां पे? कांस्टेंट हो गया। तो अब उनके माइंड में क्या आया कि भाई अभी CO2 भी हो गया, अभी इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी हो गई, तो अभी बच गया सिर्फ टेम्परेचर, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन हम लोग चलते हैं, इट्स अ टेम्परेचर कंडीशन, क्लियर। तो थर्ड में उन्होंने क्या करा कि थर्ड में उन्होंने क्या किया कि भाई लाइट इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा, CO2 का अमाउंट भी उन्होंने ज्यादा रखा जैसे यहां पे एक्सेस बताया है, और टेम्परेचर जो है टेम्परेचर उसको उन्होंने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा टेम्परेचर को, ठीक है। जब उन्होंने टेम्परेचर को 20 डिग्री पे रखा तो ज्यादा इफेक्ट नहीं मिला। क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस का रेट फिर से कांस्टेंट हो गया, फिर से यहां पे स्टेशनरी फॉर्म में आ गया। तो अभी उनको टेंशन आ गया भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब उन्होंने क्या किया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके उन्होंने डायरेक्टली 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ा दिया। ये दोनों को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर को सिर्फ बढ़ा दिया। तो अब उनको क्या मिला कि अब उनको मिला कि फिर से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ने लग गया यहां पे, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या कंक्लूजन किया कि भाई लिमिटिंग फैक्टर जो होता है फोटोसिंथेसिस का, इट्स लाइट ऑल्सो, CO2 ऑल्सो एंड टेम्परेचर ऑल्सो, ठीक है। तो ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला और फाइनली उनको एक ऐसी कंडीशन मिली जहां पे लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा थी, टेम्परेचर था अपना 35 डिग्री सेंटीग्रेड और CO2 का अमाउंट भी था एक्सेस, ओके। और तब उनको मैक्सिमम पीक मिला, मैक्सिमम यू कैन कॉल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिला, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट और दिस प्रिंसिपल उन्होंने ये रिएक्शन करी थी लाइट के प्रेजेंस में और लाइट के एब्सेंस में, और तभी उनको पता चला कि जब उन्होंने लाइट के एब्सेंस में इनिशियली करी ना रिएक्शन, तब उनको पता चला कि भाई फोटोसिंथेसिस डार्क में भी होता है और लाइट में भी होता है, ठीक है। और उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर्स बताए थे, एंड दोस फैक्टर्स आर लाइट, CO2 एंड टेम्परेचर। दिस आर डेफिनेटली इन्फ्लुएंसिंग योर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। So this what we have overall idea regarding to Blackman's law of limiting factor, जो आप लोग आई थिंक समझ पाए होंगे अच्छी तरीके से, ओके। एक बार मैं आपको बताऊं, रिपीटेड मोड पे ये क्वेश्चन जो है वो आता है, ओके। ये क्वेश्चन रिपीटेड मोड पे आता है नीट के अंदर, ओके। जो एंट्रेंस एग्जाम है नीट में आता है, बोर्ड्स में भी कई बार आता है। तो ये जितने भी मेरे सेशंस हुए हैं अब तक, ओके, 1 से लेके 6 सेशंस, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का ट्राई किया है, जिससे कि आपका 8, 9, 10, 11, 12 के अंदर आने वाला फोटोसिंथेसिस का बोर्ड्स लेवल, कॉम्पिटिटिव जितनी भी एग्जाम से सब लेवल यहाँ पे आप लोग क्रैक कर पाओ अच्छी तरीके से, ठीक है। और अपकमिंग अगर फ्यूचर में अगर सिविल एग्जामिनेशंस दो, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो उसमें भी ये नॉलेज आपको अप्लाई हो सकता है, काम में आने वाला है, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी थ्रू आउट दिस ऑल सेशंस, ओके। होप फॉर द बेस्ट लक फॉर फ्यूचर, थैंक यू।